हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू द सिविल की पढ़ाई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक्स के 2020-21 के पेपर के बारे में। इससे पहले हमने देखा था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के दो पेपर, जो कि हमारा 2019-20 का और 2020-21 का पेपर है। और इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो सर्वेइंग का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजिंग एरर, कि क्लोजिंग एरर से आप क्या समझते हैं। तो इसका डिफिनेशन है, इट इज़ द डिस्टेंस बाय विच द एंड ऑफ अ ट्रैवर्स फॉल्स शॉर्ट इन कोइंसाइडिंग विद द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रैवर्स। यानी कि जो क्लोजिंग एरर ऐसा एरर होता है कि हमारा जो ट्रैवर्स, जब हम सपोज हम ऐसे ट्रैवर्स ऐसे बना रहे हैं, ऐसे कुछ ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, सी पॉइंट गया, ऐसे ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। और ये डी से जो पॉइंट आने वाला था ये यहाँ पर जाकर आपका एंड हो जा रहा है, जबकि इसको पहुँचना चाहिए था यहाँ पॉइंट ए तक। यानी ये क्लोज नहीं हो पाया, ट्रैवर्स क्लोज नहीं हो पाया किसी भी कारणवश। हो सकता है कि हमने यहाँ से ए से लेकर बी या बी से लेकर सी, सी से लेकर डी में हम थोड़ा थोड़ा अगर एरर आता चला जाए, हमारी चैन थोड़ी सी लंबी है और हम उसको कम मेज़र कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा ये एरर आ जाएगा और हमारा ट्रैवर्स क्लोज होने से पहले ही हमारा ये ट्रैवर्स रुक जाएगा, जो कि हमारा बोलते हैं इसको क्लोजिंग एरर। यानी कि ये ट्रैवर्स हमारा छोटा पड़ जाएगा कोइंसाइड करने में, तो इसी को बोलेंगे क्लोजिंग एरर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म बेंचमार्क, कि बेंचमार्क को डिफाइन करिए। बेंचमार्क, इट इज़ अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट ऑफ नोन एलिवेशन। यानी कि बेंचमार्क हमारा वो होता है जिसका हमको एलिवेशन पता होता है, और ये एक स्टैंडर्ड पॉइंट होता है जिसके कंपैरिजन में बाकी पॉइंट्स को हम डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको कई पॉइंट्स लिखने हैं, सपोज ये पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, ये हमारा पॉइंट सी है, ये हमारा पॉइंट डी है, और हमने फील्ड के एक किनारे कहीं बेंचमार्क जो है डिसाइड कर लिया है। सपोज ये बेंचमार्क हमारा पॉइंट एम है, डिनोट कर रहा है। अभी बेंचमार्क क्या होगा, इसका हम नोन एलिवेशन, इसका एलिवेशन हम जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसके एलिवेशन में क्या हो गया कि ये मीन सी लेवल से कितना ऊपर है, कितना नीचे है, वगैरह वगैरह। तो अब इसका हमको पता होगा एलिवेशन, और उसके कंपैरिजन में हम देखेंगे कि हमारा पॉइंट ए कितना ऊपर है, पॉइंट बी कितना ऊपर या नीचे है, पॉइंट सी और पॉइंट डी के बारे में ऐसे ही देखेंगे कि ये सब कितने ऊपर हैं और कितने नीचे हैं, ये बेंचमार्क से। तो बेंचमार्क कुछ ऐसे ही डिफाइन किया जाता है, इसी को बोलते हैं बेंचमार्क। यानी कि वो फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट होता है जिसका हम एलिवेशन हमको पता होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, लिस्ट द डिफरेंट प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एरर्स इन लेवलिंग, कि लेवलिंग में हमारे लेवलिंग करते वक्त हमसे क्या क्या एरर हो सकते हैं और उनके सोर्सेस क्या क्या हैं। तो एरर, सबसे पहला एरर होगा हमारा स्लगिश बबल के कारण। यानी बबल अगर बहुत ज़्यादा सुस्त टाइप का बबल है, बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है बबल, तो उसकी वजह से एरर हो सकता है। फॉल्टी फोकसिंग ट्यूब, जो ट्यूब है वो हमारा गलत तरीके से फोकस कर रहा है, यानी सही उसका फोकस नहीं है। अर्थ कर्वेचर और एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अर्थ कर्वेचर तो समझ लीजिए कि हम, जैसे कि अर्थ का जो कर्वेचर है वो कर्व टाइप का है, लेकिन हम उसको प्लेन मान के चलते हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़े मोड़े एरर आते हैं, उसको भी यहाँ पर कंसिडर करेंगे। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी कि जो हमारा मौसम की वजह से जो समय समय पर ठंडी या गर्मी की वजह से बदलते रहते हैं, उसकी वजह से जो एरर आ जाएगा। टेम्परेचर और विंड वाइब्रेशन, तापमान और जो है हवाओं के कारण जो वाइब्रेशन वगैरह होगा, हिले डुलेगा वो लेवलिंग का हमारा इंस्ट्रूमेंट, तो उसकी वजह से। रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग, पढ़ने में और उसको नोट करने में, रिकॉर्ड करने में जो हमसे मिस्टेक हो जाएंगे, वो भी एक कारण होंगे हमारे लेवलिंग में एरर्स के। और साइटिंग, यानी कि जो हम पहले साइट करेंगे, पहले देखेंगे, उसके बाद ही तो नोट करेंगे। तो अगर देखने में एक मिस्टेक हो गया, ऊपर का नीचे पढ़ लिए, नीचे का ऊपर पढ़ लिए, वगैरह वगैरह, तो ये हो जाएगा हमारा लेवलिंग के सारे एरर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। क्वेश्चन डी है, कह रहा है कैलकुलेट द ट्रू बियरिंग ऑफ अ लाइन फॉर विच मैग्नेटिक बियरिंग इज 46 डिग्री 34 मिनट एंड डिक्लिनेशन इज 5 डिग्री 38 मिनट ईस्ट। कह रहा है कि मैग्नेटिक मेरिडियन से
एक हमारा एंगल मेजर किया गया है एक लाइन का, और वो मैग्नेटिक मेरिडियन से जो मेजर किया गया है वो है 46 डिग्री 34 मिनट। और हमारा जो मैग्नेटिक मेरिडियन का जो इंक्लिनेशन है, सॉरी डिक्लिनेशन है, वो हमारा 5 डिग्री 38 मिनट ईस्ट, यानी कि वो हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन ट्रू मेरिडियन से 5 डिग्री 38 मिनट पहले से ही डिक्लाइन हुई है, यानी झुकी हुई है ईस्ट की तरफ। यानी कि जब ईस्ट की तरफ पहले से झुकी हुई है और उसी तरफ हमारा एंगल भी मेज़र किया गया है, तो हमारा जो एंगल होगा वो जो मेज़र किया गया है मैग्नेटिक मेरिडियन से, यानी जो हमारी मैग्नेटिक बियरिंग होगी, और जो हमारा डिक्लिनेशन होगा ईस्ट की तरफ से, वो हमारा ऐड हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। अगर तो डिक्लिनेशन ईस्ट की तरफ है तो ये पॉजिटिव हम लेंगे, यानी कि हम इसको ऐड कर देंगे। और अगर डिक्लिनेशन हमारा वेस्ट की तरफ होता तो हम यहाँ पर इसको निगेटिव साइन के साथ इसको सॉल्व करते। तो यहाँ 46 डिग्री 34 मिनट माइनस हो जाता हमारा 5 डिग्री 38 मिनट, तब ये हमारा आंसर कुछ और आता। अभी के फिलहाल जब हमारा डिक्लिनेशन ईस्ट की तरफ है तो हमारा आंसर होगा 52 डिग्री 12 मिनट्स। तो ये बेसिक बातें थी मैग्नेटिक बियरिंग और डिक्लिनेशन के बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफाइन द टर्म वर्टिकल फोटोग्राफ एंड टिल्टेड फोटोग्राफ, कि वर्टिकल फोटोग्राफ और टिल्टेड फोटोग्राफ को डिफाइन करना है। तो वर्टिकल फोटोग्राफ और टिल्टेड फोटोग्राफ में बस थोड़ा सा ही अंतर होता है। ये दोनों जो है समझ लीजिए कि जो एरियल फोटोग्राफी होती है उसी का पार्ट है। तो वर्टिकल फोटोग्राफ में क्या होता है कि जब हम ऊपर से मान लीजिए कि किसी भी एरोप्लेन में, एयरक्राफ्ट में, जो भी हो, उसमें कैमरा हमने फिक्स किया है और उससे हमने फ़ोटो लिया, और जो यहाँ पर हम फोटोग्राफी कर रहे हैं वो हमारा एकदम सीधा, यानी कि समझ लीजिए ये कैमरा है, हमारा एयरक्राफ्ट में लगा हुआ कैमरा है, और उसका जो एक्सिस है कैमरे का, और सीधा ऐसे फोटोग्राफ लिया जा रहा है हमसे इस प्लेन का, तो वो हो जाएगा हमारा वर्टिकल फोटोग्राफ। और टिल्टेड फोटोग्राफ में क्या होता है कि ये थोड़ा सा जो हमारा फोटो प्लेन है वो हमारे वर्टिकल एक्सिस से थोड़ा सा एंगल बनाएगा। वो एंगल होगा कितना, ये एंगल यहाँ पर बात हो रही है कि लेस देन 3 डिग्री, ये एंगल भी होगा लेस देन 3 डिग्री। अब यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ लीजिए। अ वर्टिकल फोटोग्राफ इज एरियल फोटोग्राफ मेड विद द कैमरा एक्सिस और ऑप्टिकल एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। इन वर्टिकल फोटोग्राफ जो होगा वो ग्रेविटी के डायरेक्शन पे कोइंसाइड करेगा, यानी कि एकदम जिस तरह ग्रेविटी फोर्स लगती है उस तरह वो फोटो खींचा जाएगा। और जो टिल्टेड फोटोग्राफ होगा, अ टिल्टेड फोटोग्राफ इज एन एरियल फोटोग्राफ मेड विद कैमरा एक्सिस अनइंटेंशनली टिल्टेड फ्रॉम वर्टिकल स्मॉल अमाउंट यूजुअली लेस देन 3 डिग्री, यानी कि जो अभी ये जो एंगल बनेगा भी जितना पे ये टिल्ट होगा वो 3 डिग्री से भी कम होगा। और अगर 3 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनते हैं तो वो चले जाएंगे हमारे ऑब्लिक फोटोग्राफ्स में। तो बेसिकली वर्टिकल एकदम एग्जैक्ट वर्टिकल जो है वो पॉसिबल नहीं है, एग्जैक्ट वर्टिकल फोटोग्राफी जो है ये पॉसिबल नहीं रहती है। फिलहाल हम टिल्टेड फोटोग्राफी ही मानते हैं कि ये पॉसिबल होती है और ऐसे फोटोग्राफी होती है। और जहाँ तक बात है ऑब्लिक की, तो मैंने एक स्लाइड और ऐड किया इसमें, आप देख सकते हैं ऑब्लिक, वर्टिकल, लो ऑब्लिक और हाई ऑब्लिक। अब ऑब्लिक फोटोग्राफ्स क्या होते हैं कि ये जो इसकी ऑप्टिकल इतना तिरछे होती है, मतलब थोड़ा सा तिरछा करके लिया जाता है। समझ लीजिए कि ये ऐसे सामने ये नीचे ज़मीन पे जो है ऐसे कुछ बनाया हुआ है, तो अगर वर्टिकल लेंगे तो सीधा सीधा ऐसे आएगा, थोड़ा सा तिरछा करके लेंगे तो थोड़ा ऐसे, आप देख सकते हैं इसको, समझ सकते हैं कि ये कुछ ऐसे हल्का सा जो इसका फोटोग्राफी रहेगी थोड़ी सी तिरछी होगी। जो हाई ऑब्लिक होगा यानी कि ये तिरछा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, कुछ ऐसे एंगल बना के जो है ये लेगा फोटोग्राफी, तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा और इसकी हॉरिजॉन यहाँ पे होगी, हॉरिजॉन समझिए यहाँ पर है, तो इसका कुछ ऐसे फोटोग्राफी लिया जाएगा एकदम तिरछा, समझ लीजिए मतलब इसका जो एंगल होगा ये व्यू वाला ये बहुत ही ज़्यादा होगा, ये वाला एंगल इसका बहुत ही ज़्यादा होगा। तो ये कुछ थे वर्टिकल फोटोग्राफ, टिल्टेड फोटोग्राफ और ऑब्लिक फोटोग्राफ्स के बारे में। बेसिक समझने की बात है बस, ज़्यादा कोई डिफरेंस जो है लिखने को आता है बस, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफाइन फोटोग्रामेट्री, यानी फोटोग्रामेट्री बोलिए या फिर फोटोग्रामेट्रिक सर्वे बोलिए। तो इसको कुछ ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एक्यूरेट मेजरमेंट्स बाय यूज ऑफ photographs for various purposes such as construction of planimetric and topographic maps, classification of soils, interpretation of geology, acquisition of military intelligence and the preparation of composite pictures of the ground। बेसिकली फोटोग्रामेट्री होती क्या है, फोटोग्रामेट्रिक सर्वे होता क्या है कि हम फोटोग्राफ को मतलब कैप्चर करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं उस एरिया का जहाँ पे हमको कोई भी काम करना है, वो चाहे कंस्ट्रक्शन हो या फिर हमको मैप बनाने हो या फिर सॉइल की क्लासिफिकेशन देखनी हो या फिर जियोलॉजी देखनी हो, वहाँ का भूगोल वगैरह कैसा है, या फिर हमको मिलिट्री के बारे में जो जानकारी प्राप्त करनी हो मिलिट्री को देनी हो, या फिर हमको कोई भी उस ग्राउंड से रिलेटेड काम करना हो, हम उसके फ़ोटो खींचेंगे और फोटो से ऑब्जर्व करेंगे। समझिए कि ये साइंस ही है, फोटोग्रामेट्री एक साइंस है जिसके द्वारा हम फोटो से हम जो है डेटा को इकट्ठा करते हैं, फोटो से हम डेटा को इकट्ठा करते हैं और फिर जैसा हम डेटा इकट्ठा करते हैं उसी को बोलते हैं सर्वे। डेटा इकट्ठा करने को ही सर्वे बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं, अगर फोटो से होगा तो होगा फोटोग्रामेट्रिक सर्वे। जस्ट इट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ एरर इन जीआईएस, कि जीआईएस में हमारे सोर्सेज ऑफ एरर कौन कौन से, यानी गलतियों के जो सोर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जीआईएस भैया होता क्या है। जीआईएस होता हमारा जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसमें एरर कौन कौन से आएंगे, इसमें एरर कौन कौन से आएंगे, तो इसमें बेसिकली हम अर्थ साइंस और कंप्यूटर साइंस इसी वगैरह का यूज करते हैं। तो इसमें एरर भी कुछ इसी प्रकार के आएंगे कि हमारे जो एरर्स कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे ज़्यादातर, तो उन्हीं को हम यहाँ पर देखेंगे कि वो कौन कौन से एरर्स हैं। सबसे पहला हमारा सोर्स होगा कॉन्सेप्चुअल एरर का, यानी कि हम जीआईएस कर रहे हैं, जीआईएस मेथड से सर्वे कर रहे हैं और हमारा उसमें जो किस तरह सर्वे करना है उसका कॉन्सेप्ट ही हमारा थोड़ा सा वीक है, हमको करना ही नहीं आ रहा सबसे पहले, तो वही हमारा एरर हो जाएगा, एरर का रीज़न हो जाएगा। दूसरा हमारा सोर्स डेटा एरर्स, जहाँ से हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं उसके सोर्स में ही परेशानी है। डाटा इनकोडिंग, हम वहाँ से जब डेटा वहाँ से ले रहे हैं तो उसको इनकोड करने में यानी सिस्टम में पुटअप करने में, यानी सिस्टम जैसे हमारा इनकोड करता है उसमें ही एरर हो जा रहा है, तो उसको बोलेंगे डाटा इनकोडिंग एरर्स। चौथा हमारा डाटा एडिटिंग एंड कन्वर्जन एरर्स। अब डाटा हमने ले तो लिया लेकिन उसको एडिट करने में, कन्वर्ट करने में अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, मतलब चाहे वो मेजरमेंट से रिलेटेड हो कन्वर्जन या फिर जो भी हो, तो उसको बोलेंगे हम डाटा एडिटिंग एंड कन्वर्जन एरर्स। जो हमारा पांचवा है वो है डाटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। अब डाटा को ले लिया, एडिट कन्वर्जन करने के बाद भी जो हमारा प्रोसेस होगा, एनालिसिस होगा, उसमें मतलब जो एरर होगा उनको बोलेंगे डाटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस एरर्स। बेसिकली जितनी भी हमारे एरर्स हैं ये सारे के सारे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही हैं, क्योंकि ये हमारा वही ऑनलाइन वाला ही सिस्टम है। ये सारे के सिस्टम बिना पेपर पेन वाले हैं, कंप्यूटर से ही रिलेटेड हैं, तो सारे आपको कंप्यूटर टाइप के ही लग रहे होंगे, यानी जितने एरर्स आ रहे हैं। जो हमारा लास्ट एरर वो आउटपुट, अगर सारा इनपुट में कहीं मिस्टेक हुआ तो उसका आउटपुट उससे रिलेटेड जरूर गलत होगा, तो डाटा आउटपुट एरर्स भी हो जाएंगे हमारे। अब आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे जीआईएस और जीपीएस में अंतर, और एरियल फोटोग्राफी और एरियल फोटोग्रामेट्री में अंतर वगैरह वगैरह। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अभी फिलहाल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा डिफाइन क्रैब एंड ड्रिफ्ट, कि क्रैब और ड्रिफ्ट को डिफाइन करिए। क्रैब, व्हेन द कैमरा माउंटेड अब्रॉड एन एयरक्राफ्ट इज नॉट स्क्वायर with the direction of flight at the time of exposure, the photograph taken will be oblique with the direction of flight। यानी कि ये क्या बोलते हैं, एरियल फोटोग्राफी का ही
एक पार्ट होता है जिसमें हम क्रैब और ड्रिफ्ट को डिफाइन करते हैं। क्रैब बेसिकली क्या होता है कि ये मान लीजिए हमने जो एरोप्लेन में कैमरा हमने लगाया, वो कैमरा थोड़ा सा हमने तिरछा लगा दिया है, यानी कि जो जिस डायरेक्शन में एरोप्लेन उड़ रहा है उस डायरेक्शन में वो कैमरा, उसकी एक्सिस सीधी नहीं है, थोड़ी सी तिरछी है। तो हमारा जो क्रैब होगा, आप इस वाले फिगर में आप देख सकते हैं कि वो कुछ ऐसे तिरछे तिरछे फोटो लेते चले जाएगा। और ये जो हमारा ये तीर बनाया हुआ है, ये जो हमारा तीर बनाया हुआ है, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट है। ऐसे कुछ डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट होगा, इसी डायरेक्शन में एरोप्लेन चलता जाएगा। और हमारा अगर कैमरा हमारा तिरछा लग गया है तो वो तिरछा ही तिरछा ऐसे फोटो खींचते हुए चला जाएगा। इसको बोलेंगे क्रैब। और ड्रिफ्ट क्या होता है कि इट इज शिफ्टिंग ऑफ एयरक्राफ्ट फ्रॉम इट्स प्लान्ड फ्लाइट लाइंस ऑफन कॉज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड्स। अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया, हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट। और हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट तो ये होना चाहिए, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट होना चाहिए। लेकिन चूंकि हवा अगर इधर से चल रही है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में देख सकते हैं आप, इस डायरेक्शन में हवा चल रही है, तो हमारा एरोप्लेन कुछ इधर चलता चला जाएगा, इधर लेफ्ट साइड में कुछ एंगल पे बनाता हुआ चला जाएगा। तो हमारे जितने भी हमारे फोटोग्राफ्स होंगे वो हमारे कुछ ऐसे होते चले जाएंगे, होंगे तो उसी सीधे ही स्क्वायर में ही, लेकिन हम स्क्वायर में ही थोड़े से एंगल बनाते हुए ऐसे तिरछे चलते चले जाएंगे, तिरछे चलते चले जाएंगे। तो इनको बोलेंगे ड्रिफ्ट। और ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसे होता है कि जब हमारा ना क्रैब हो ना ड्रिफ्ट हो, तो हमारे नॉर्मल एरियल फोटोग्राफी कुछ ऐसी होती है। और यही सबसे सही तरीका होता है हमारा फोटोग्राफी करने का। तो ये होता है हमारा क्रैब और ड्रिफ्ट में अंतर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ इज द हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट मेड विद द हेल्प ऑफ टोटल स्टेशन। कि टोटल स्टेशन से हमारा जो है हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट कैसे होता है। तो टोटल स्टेशन में जो हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करता है वो हमारा होता है थियोडोलाइट। अब थियोडोलाइट की वजह, थियोडोलाइट से जिस तरह हम हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं, सेम उसी तरीके से हम टोटल स्टेशन में भी मेजर करेंगे। तो हमारा 3 मेथड होंगे, ऑर्डिनरी मेथड, रिपीटिशन मेथड जिसमें रिपीट किया जाता है, और रिट्रेक्शन मेथड जिसमें 2 से ज़्यादा एंगल को अगर हम मेजर करते हैं तो कुल ऐसे सारे एंगल्स को पूरा घुमा के उसको 360 डिग्री होना चाहिए, इसको बोलते हैं रिट्रेक्शन मेथड। तो बेसिकली जिस तरह हम थियोडोलाइट से मेजर करते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल, टोटल स्टेशन में भी चूंकि थियोडोलाइट के माध्यम से नापा जाता है, थियोडोलाइट ही उसमें इंसर्ट होता है, तो थियोडोलाइट से जो तरीके होंगे हॉरिजॉन्टल एंगल्स मेजर करने के, उसी तरह हम मेजर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पैरेलैक्स मेजरमेंट। कि पैरेलैक्स मेजरमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पैरेलैक्स मेजरमेंट क्या होता है। तो पैरेलैक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टेंस मेजरमेंट मेथड्स यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉमर्स। यानी कि हमारे खगोल वैज्ञानिकों द्वारा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड यूज़ किए जाते हैं डिस्टेंस यानी दूरी मापने के, उनमें से पैरेलैक्स जो है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। The importance of parallax measurements is that it helps you to measure the accurate distance of nearby stars. Parallax measurement का जो सबसे मतलब महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये जो हमारे नज़दीकी तारे होते हैं उनसे ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट डिस्टेंस बताता है, चाहे उन दोनों तारों के बीच हो या फिर पृथ्वी से, उनके जो अधिकतर पृथ्वी से ही देखे जाते हैं कि वो तारे हमसे कितनी दूरी पर हैं। जो हमारे नज़दीकी तारे हैं उनका सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू बताता है ये पैरेलैक्स मेथड। और इस मेथड की सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये आपको जो नज़दीकी तारे होते हैं ये आप उनकी जो है एक्यूरेट वैल्यू बताता है बिना किसी हस्तक्षेप के, यानी जो उनके पीछे तारे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, उनके वजह से कोई भी इसमें डिस्टर्बेंस नहीं होता है। जो आपका नज़दीकी तारा होता है उसका ये अच्छे से उसके गति के बारे में, उसकी दूरी के बारे में आपको बता सकता है। ये होता है हमारा पैरेलैक्स मेजरमेंट। तो हमने ये 10 क्वेश्चन देखे हैं जो हमारे 2020-21 के पेपर में थे सर्वेइंग के। और अगर इसके PDF को आप पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे आप सिविल की पढ़ाई को ऐसे सर्च करेंगे,
या फिर मैं उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को देख सकते हैं और उसमें उसका PDF पढ़ा होगा। और पिछले जो हमारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के पेपर्स थे उनके भी PDFs उसमें पड़े हुए हैं। तो अभी के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।